नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम 2 मार्च सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं 100% रियल है और इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछेंगे। ठीक है, यदि आप इससे पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, मनु भाकर पीवी सिंधु के बाद 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली कौन से नंबर की भारतीय महिला बनी है? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो यह दूसरे नंबर की जो है ओलंपिक महिला बनी, ओलंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी महिला बनी है। ठीक है, मनु भाकर जो है पीवी सिंधु के बाद 2 पदक जीतने वाली जो है दूसरी भारतीय महिला बनी है। और इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में, जो पेरिस में ओलंपिक हुआ था, उसमें 2 कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टुसु पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, जो टुसु नाम का जो पर्व होता है वो आपका झारखंड राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है। ओके, और ये जो आपका है टुसु पर्व झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम में भी मनाया जाता है। और ये जो आपका पर्व है वो मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय को द्वारा मनाने वाला एक प्रकार का त्योहार है। और यह जो त्योहार है, सबसे बड़ी बात इस बात इसकी यही खासियत है कि यह जो त्योहार है एक प्रकार का धर्मनिरपेक्ष त्योहार है और इसमें सभी जाति तथा धर्मों के लोग इस त्योहार को मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, नागालैंड के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, और यह आपका जो त्योहार है वो 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच मनाया जाने वाला त्योहार है। ठीक है, इस त्योहार को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। ठीक है, और यह आपका जो त्योहार है नागालैंड की लोक कथा में प्रसिद्ध पक्षी हार्नबिल के नाम पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? इस तरह से क्वेश्चन था। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 आपका जो है कानून के समक्ष समता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। ओके, और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का जो आपका ये अनुच्छेद 14 है, ये क्या करता है? ये आपका जो एक मौलिक अधिकार है जो लोगों को जाति, नस्ल, धर्म और जन्म स्थान तथा लिंग के आधार पर भेदभाव से बचाता है। ठीक है, भेदभाव से इंसान की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक की राजधानी कौन सी थी? ठीक है, तो सम्राट अशोक की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, जिसने भी लगाया होगा उसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये पाटलिपुत्र जो थी वो मगध की राजधानी के रूप में हरेक वंश के राजा उदयन ने इसको स्थापित किया था, जो कि इस समय क्या है, इस समय कहाँ है, जो कि इस समय जो है बिहार में है। ओके, और अशोक के शासन के काल में, इसमें शासन काल जो था उसमें भी अशोक की जो राजधानी थी वो भी पाटलिपुत्र में थी। और जो इसके जो उन्होंने जो तीसरी बौद्ध संगति के समय पाटलिपुत्र में उसका आयोजन किया था। तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी उसका आयोजन पाटलिपुत्र में ही हुआ था। ओके, और अशोक के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध संगति पूछी जा सकती है तीनों। निम्नलिखित में से कौन से राज्य मुख्यमंत्री को उसके पद से शपथ दिलाता है? ठीक है, कौन से राज्य के मुख्यमंत्री? ठीक है, क्वेश्चन आपका इस तरह से देखिए, मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। तो देखिए, मुख्यमंत्री को जो शपथ दिलाते हैं वो राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है, जो जिस राज्य का राज्यपाल होगा उसी राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। देखिए, जो राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं और जो है तथा शपथ भी दिलाते हैं, जिसकी जो है जो राज्यपाल जो मुख्यमंत्री होते हैं मंत्री परिषद के सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जो होते हैं उत्तरदायी होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्ग की जो वर्तमान जनसंख्या संख्या है वो 111 हो गई। ठीक है, देखिए, यदि आपके ऑप्शन में 111 था तो आपको 111 था लगाना था, लेकिन 2016 तक जो थी जलमार्गों की संख्या 106 ही थी। ठीक है, यदि ऑप्शन में 111 नहीं था तो आपको 106 लगा सकते थे। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या है देश भर में 111 है और यदि 2016 तक जो थी 106 राष्ट्रीय राजमार्गों जो थी घोषित करने के बाद 5 मौजूदा राष्ट्रीय मार्ग की सूची में यदि जोड़ लिया जाए तो इनकी संख्या जो है बढ़ गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने बड़ी लाइन ट्रैक में रेल की मानक लंबाई कितनी होगी? ठीक है, ये देखिए, रेल की मानक लंबाई की बात करिए ट्रैक की तो आपको 13 मीटर लगाना था। ठीक है, और ये जो थी भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज रेल की मानक लंबाई 13 थी और इससे जो पहले थी लंबाई जो अगर पूछी गई है तो आपकी 12.5 मीटर थी। ओके, यदि लंबाई के बारे में पूछा गया तो। और यदि चौड़ाई के बारे में पूछा गया तो देखिए देख लेते हैं। देखिए, यदि ब्रॉड गेज की चौड़ाई के बारे में पूछा दिया तो बड़ी लाइनों को देखिए मीटर की जो चौड़ाई होती है वो 1.676 मीटर होती है और मीटर गेज जो होती है। ठीक है, और जो मध्यम लाइन होती है उनकी चौड़ाई होती है 1 मीटर। उसके बाद में जो छोटी लाइन होती है उनकी चौड़ाई होती है 0.762 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व इनमें से कौन से नहीं है? ठीक है, देखिए, नीति निर्देशक नहीं से आता तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इन्हीं में से आपको देख लेना क्या क्या हो सकता है। देखिए, सूचना का अधिकार भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है तथा व्यापार तथा धर्म की जाति एक नीति निर्देशक संस्थान नहीं है। इसके साथ साथ स्थानीय स्वशासन के प्रबंधन में कर्मचारी की भागीदारी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत
भी नहीं आते हैं। ओके, इसी कोई में से आपका ऑप्शन हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया था? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था आपका, कुछ थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 45 के अंतर्गत जोड़ा गया था। इसमें क्या कहा गया था? कि इसमें कहा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 को एक अधिनियम के रूप में स्थापित किया गया था, और यह जो है इस संविधान में लागू होने से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों के लिए 14 वर्ष की आयु पूरी करने के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का भी प्रयास करेगा। ओके, राज्य। तो ये क्वेश्चन आपका यदि थोड़ा बहुत चेंज था तो जो मैं कमेंट में जरूर भेजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, 10वीं अनुसूची किस संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? ठीक है, तो 10वीं अनुसूची जो आपकी थी वो 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? यह जोड़ी गई थी अधिनियम 52वें संविधान संशोधन और 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। ओके, और इसके साथ क्या कहा था? देखिए, इसके तहत जो दरबदी विरोधी कानून के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, और यह जो कानून है संसद तथा विधानसभा के सदस्यों की योग्यता से जुड़ा हुआ है, अयोग्यता से जुड़ा हुआ। देखिए, इसमें क्या गया है कि चुनाव से पहले कोई भी दल है पहले ही दल बदल सकते हैं, चुनाव के बाद नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन में कब भाग लिया था? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद जो थे उन्होंने शिकागो सम्मेलन में 1893 ईस्वी में भाग लिया था, और ये उन्होंने स्वामी विवेकानंद जो थे वो 11 सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित किए गए दर्ज सम्मेलन में भाग लिया था। और उसके साथ साथ इस सम्मेलन में दिए गए जो भाषण थे वो इतिहास की अमर घटनाओं में गिना जाता है, क्योंकि इस सम्मेलन में जो इन्होंने भाषण दिए थे उसी से इनका सबसे अधिक नाम रोशन हुआ था। ओके, सबसे अधिक जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 क्रांति में नाना साहब का सेनापति कौन था? ठीक है, तो 1857 क्रांति में नाना साहब के जो सेनापति थे उनका नाम है तात्या टोपे। जिसने भी लगाया उसका राइट आंसर होगा। तात्या टोपे के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जो नाना साहब जो थे, नाना साहब के सबसे भरोसेमंद सेनापति में से वो एक थे, और वे 1857 के विद्रोह में नाना साहब के साथ रहे, और मध्य भारत में विद्रोह का नेतृत्व भी उन्होंने किया था। और उनके बचपन का जो नाम था वो था रामचंद्र पांडु राव। इसका तात्या टोपे का बचपन का नाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी को हटाने के लिए भारतीय केंद्र सरकार ने कौन सी नीति अपनाई? ठीक है, तो जो भारतीय सरकार की जो केंद्र सरकार की नीति है वो थी न्यूनतम आवश्यकता और आधिकारिक गरीबी रेखा। ठीक है, इस पर आधारित उन्होंने योजना चलाई थी। ठीक है, जो भारतीय गरीबी को हटाने के लिए केंद्र सरकार ने न्यूनतम आवश्यकता और आधिकारिक गरीबी रेखा जैसी नीति अपनाई थी, और इसके साथ साथ इन नीतियों का उद्देश्य जो था वो गरीबी रेखा से नीचे स्तर को सुधारना और उन्हें मूलभूत सेवाएं प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता से जुड़े प्रावधान है? ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में नागरिकता से जुड़े प्रावधानों का वर्णन किया गया है, और इसके साथ ही आपके जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 5 जो है वो संविधान के भाग 2 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इस तरह भी क्वेश्चन आए थे। तो जो कि जो गरीबी का अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति के पास भोजन, कपड़े, मकान जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त धन ना हो, तो उस व्यक्ति को हम गरीबी रेखा के अंडर कहेंगे। ओके, और ये क्या होता था कि गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधन जरूरी चीज़ें की कमी होती है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं। ओके, दोनों क्या है गरीबी की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक, क्वेश्चन आपका थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। तो देखिए, मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है वो खेल क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और किसको दिया जाता है? देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कारों में सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, पुरस्कार है, और यह पुरस्कार है खेल में प्रतिस्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसे युवा मामले तक खेल मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर दर्ज औसत वार्षिक वर्ष क्या है? ठीक है, वार्षिक औसत क्या है? ठीक है, वर्षा का जो होता है वर्षा का औसत पूछा गया, वार्षिक औसत। ठीक है, लगभग औसत पूछा गया तो 100 सेंटीमीटर होता है लगभग। ठीक है, औसत यदि हम पूरे देश का देखें तो पूरे देश का लगभग 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का औसत निकल के आता है, और यह जो है वर्षा जो है बिल्कुल अत्यधिक असमानत होता है, और दुनिया भर में सबसे अधिक जो है वर्षा का स्थान पूछे तो जो है मानसरोवर में दर्ज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, तो विटामिन सी में जो है एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसे जो है रासायनिक रूप में एल एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक कमजोर 6 कार्बन शर्करा वाला अम्ल है तथा यह पंचकोणीय वलय की जैसी इसकी संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
2024 में एक नई वैक्सीन कौन-सी है? ठीक है, तो 2024 में जो नई वैक्सीन बनी है उसका नाम पूछा गया जो कोविड के लिए बनी है। ओके, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए उस वैक्सीन का जो नाम है आपका फाइज़र बायोटेक के नाम से उस वैक्सीन का नाम दिया गया है, ठीक है? और ये कोविड-19 टीके के अपडेट संस्करण का ही एक संशोधित रूप है। ओके? और ये देखो फाइज़र तथा बायोटेक ने कोविड-19 के लिए अपनी एमआरएनए आधारित वैक्सीन के कई संस्करण तैयार किए हैं और 2024 में संभवतः इसका नया प्रदर्शन किसी ने कोविड-19 वेरिएंट के खिलाफ अधिक प्रभावी हो सकता है, ठीक है? इसके लिए इसको बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई की रेपो रेट दर कितनी है? ठीक है, तो जो वर्तमान पूछेगी तो आरबीआई की जो रेपो रेट दर है वो 6.25% है। ओके, फरवरी 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दी गई घोषणा के अनुसार जो मौजूदा रेपो दर आपकी 6.25% है तथा यदि रिजर्व रेपो दर की बात करेंगे तो 3.35% है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी उनका नाम है एनी बेसेंट। जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और एनी बेसेंट जो थी उनको 2012 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था तथा 1916 में उन्होंने लोकमान्य तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग की भी स्थापना की थी या होम रूल लीग की भी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के 51वें न्यायाधीश कौन है? ठीक है, कौन बने हैं? इस तरह से क्वेश्चन था। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो 51वें न्यायाधीश हैं वो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को बनाया गया है, ठीक है? और उन्होंने जो है 18 जनवरी 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पदोन्नत किया गया था और वर्तमान में भी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य सदस्य तथा न्यायिक अकादमी भोपाल के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर किसने बनवाया है? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था, ठीक है? जो प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर है वो बनाया था महाराणा संग्राम ने, ठीक है? महाराणा संग्राम ने। उत्तराखंड का पर्व उत्तरायण किससे संबंधित है? इस तरह से क्वेश्चन था, ठीक है? तो उत्तराखंड का उत्तरायण पर्व आपका है उत्तर की दिशा की यात्रा से संबंधित है, ठीक है? यदि आपका क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, ठीक है? इसे हम मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? और जो उत्तरायण का अर्थ होता है उत्तर प्लस आयन, ठीक है? इसका शाब्दिक अर्थ है उत्तर में गमन यानी कि उत्तर की दिशा में यात्रा, ठीक है? जब सूर्य की दशा उत्तरायण है तब क्षितिज पर यह सूर्योदय होने के बिंदु को प्रतिदिन देखा जाए तो वह बिंदु धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, अशोक के समय गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन आपका इस तरह से था। तो देखिए अशोक के समय जो है गुप्त साम्राज्य की कोई भी राजधानी नहीं थी, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं था। ओके, कोई अस्तित्व नहीं था। और अशोक जो थे मौर्य साम्राज्य के सम्राट थे तथा उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी जो कि वर्तमान में पटना बिहार में थी। ओके, जो गुप्त साम्राज्य की अगर स्थापना की हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी और इसकी उन्होंने जो राजधानी थी उन्होंने पाटलिपुत्र ही बनाया था, ठीक है? आपके ऑप्शन में नन ऑफ दीजिएगा तो आपको उसको ही लगाना था। ओके, इनमें से कोई नहीं करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तापमान की एसआई इकाई क्या है? ठीक है, जो तापमान की एसआई इकाई होती है वो केल्विन होती है, इसने भी लगाया होगा। उसको इसका प्रतीक होता है के। ओके, देखिए यही आपका क्या है, एक थर्मोडायनेमिक तापमान है जिसकी एसआई इकाई होती है और जो केल्विन है 7 एसआई आधारित इकाइयों में से एक है, ठीक है? तापमान मापने के लिए इस्तेमाल होने वाले अन्य पैमाने जैसे कि डिग्री सेल्सियस होगा, फ़ारेनहाइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? ठीक है, आपकी जो 9वीं अनुसूची है वो पहले संविधान संशोधन के तहत यानी कि फर्स्ट जो था सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था उसके अनुसार जोड़ी गई थी। और इस अनुसूची में क्या कहा गया था कि पहले अनुसूची में जोड़ा गया था और ये 9वीं अनुसूची आपकी थी सीएसी जो थी साल 1951 में जो संशोधन हुआ था उसके तहत जोड़ी गई थी। और इस अनुसूची के अंदर केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच ये सूची है उनके कार्यों के बारे में बताया गया है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी प्रायद्वीपीय नदी दक्षिण को 2 भागों में काटती है? ठीक है, जो प्रायद्वीपीय नदी कौन से दक्षिण को 2 भागों में काटती है तो वो उसको नदी का आपको नाम है नर्मदा नदी। जिसने भी लगाया उसका राइट आंसर होगा। देखिए जो भारतीय प्रायद्वीपीय पठारों को जो है 2 भागों में बांटती है उसका नाम क्या है? नर्मदा नदी। और यह जो है भारत की पहली ऐसी नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है और तथा भारत को 2 भागों में बांटती है। इसी के साथ आपका सारा क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें।